दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि केपलर के ये 3 नियम सीखने जा रहे हैं। इन नियमों को हम लोग इतने अच्छे डिटेल में समझेंगे, इतने अच्छे से समझेंगे कि जिससे कि कोई भी किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जो है कि इसको बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आप लोग ये नियमों को देख ही रहे हैं कि कौन कौन से नियम हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहला नियम सीखने जा रहे हैं कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम सीखने जा रहे हैं क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा नियम सीखने जा रहे हैं आवर्तकाल का नियम। आप लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट जो नियम हैं, जैसे ग्रहों की गति के नियम जोहान्स केपलर ने दिए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, इस तरह हम एक लिस्ट बना देंगे जिससे कि आप लोग एक ही जगह पर सारे नियम और किस साइंटिस्ट ने दिए थे उसको आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों केपलर का पहला नियम क्या कहता है कि जो कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। कैसे चक्कर लगाता है? एक दीर्घवृत्ताकार, एक अंडाकार आकृति बनाता है। ऐसा नहीं कि जो है कि कोई भी ग्रह जो है कि सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर नहीं लगाता है, वो एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। और दीर्घवृत्ताकार क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार इस तरह की एक जो है कि अंडाकार आकृति होती है जिसके ये 2 फोकस होते हैं, एक फोकस और एक ये फोकस है। और सूर्य कहाँ स्थित होता है दीर्घवृत्ताकार मार्ग में? सूर्य जो होता है एक फोकस पर स्थित होता है, यानी कि इस फोकस पे मान लो सूर्य स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? इस फोकस पर स्थित है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। मान लो पृथ्वी है या कोई ग्रह है। ठीक है, 8 ग्रह होते हैं, 8 में से कोई एक ग्रह है, तो ये सूर्य है। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम यही बताता है कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस में सूर्य स्थित होता है। इस नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि एक दीर्घवृत्ताकार है ये, और दीर्घवृत्ताकार में ये 2 फोकस होते हैं, लेकिन सूर्य कहाँ स्थित होता है? उसके एक ही फोकस पे स्थित होता है। और जो है कि ये इस प्रकार से गति करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा नियम। अब हम लोग दूसरा नियम सीखेंगे। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि क्षेत्रफलीय चाल क्या होती है? ग्रह की नियत होती है। यहाँ हम पृथ्वी लिख दिए हैं, आप ग्रह भी समझ सकते हैं। ठीक है, ग्रहों की जो क्षेत्रफलीय चाल क्या होती है वह नियत होती है। इसको कैसे समझेंगे? तो समझिए बच्चों कि मान लो ये क्या है? ग्रह है। ग्रह 10 दिन में, ये 10 दिन में एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 दिन में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा ने कितना क्षेत्रफल तय कर लिया? इतना तय कर लिया। कितना तक तय कर लिया? इतना एरिया तय कर लिया, A1 एरिया तय कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो कि 10 दिन में जब सूर्य के नज़दीक ग्रह पहुँचा तो इसने यहाँ से इतना दूरी तय करेगा। यहाँ से चलाया मान लो ग्रह यहाँ पर, तो A2 दूरी तय कर लिया। कितना दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में ये एग्जाम्पल लेकर के बच्चों समझा रहे हैं। 10 दिन में इतना दूरी यहाँ से यहाँ पर ये आ गया ग्रह। तो ये जो समान समय में, यानी 10 दिन इधर लगा, 10 दिन इधर लगा, अगर 20 दिन इधर लगा तो 20 दिन इधर लगा है, 30 दिन इधर लगा तो 30 दिन इधर लगा, एक दिन अगर इधर लगा तो एक दिन इधर लगा है। तो जो क्षेत्रफल का जो होगा, समान समय होगा तो क्षेत्रफल भी समान होने चाहिए। यानी कि A1 बराबर A2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है बच्चों? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब ग्रह जो है सूर्य से दूरी पर है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, और जब ग्रह जो है कि सूर्य से नज़दीक आता है तो उसकी चाल फास्ट हो जाती है, उसकी चाल थोड़ा तेज हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि देखो समान क्षेत्रफल अगर ये करना है तो यहाँ ये धीमा चलना चाहिए और यहाँ पर ये तेज चलना चाहिए, क्योंकि एरिया जो होगा वो समान होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों को हम और बता देते हैं।
जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जब ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उस समय को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। वह कब समय होता है? 3 जनवरी को होता है। और जब ग्रह जो होता है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तो उस समय को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और यह समय कब होता है? 4 जुलाई को होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी अच्छे से जान जाएंगे। उपसौर क्या होता है? वह समय होता है जब जो है ग्रह जो होता है सूर्य से सबसे नज़दीक होता है, और इस समय इसकी जो चाल जो होती है सबसे अधिक होगी। इसकी चाल क्या होगी? ग्रह की सबसे अधिक होगी। ये जो ठीक पृथ्वी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रह में किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की। सभी ग्रह के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इसके लिए पृथ्वी के लिए यही उपसौर और अपसौर होता है। ठीक है, तो 3 जनवरी को जो है कि उपसौर होता है पृथ्वी पर, और यह जो है कि पृथ्वी जो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। और कितना नज़दीक होती है? कितनी दूरी उस समय होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और अपसौर 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी जब जो होती है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो इस नियम के अनुसार से कि जो पृथ्वी की जो चाल होगी इस समय क्या होगी? पृथ्वी की चाल सबसे अधिक होगी। सबसे अधिक होगी कब? किस दिन सबसे अधिक होगी? 3 जनवरी को सबसे अधिक होगी। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर के समय पर पृथ्वी की चाल, पृथ्वी की ग्रह की चाल नहीं कह रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी की चाल जो होगी सबसे अधिक होगी। और सबसे कम कब होगी? ये अपसौर के समय पर होगी, 4 जुलाई को होगी, जब जो है कि पृथ्वी की चाल सबसे क्या होगी? कम होगी। पृथ्वी की चाल सबसे कम होगी। कब कम होगी? 4 जुलाई को होगी। लेकिन क्षेत्रफलीय चाल क्या होगी? क्षेत्रफलीय चाल हमेशा समान समय में समान तय करती है, चाहे पृथ्वी हो चाहे कोई ग्रह हो। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को याद क्या रखना है कि केपलर का नियम कहता है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करना। समान समय में समान समय बराबर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है पृथ्वी, चाहे कोई ग्रह। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है, और ये सब बातें भी इम्पोर्टेंट ही है परीक्षा की दृष्टि में। आप लोगों को किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम अब हम लोग सीखेंगे, बहुत ही आसान है। जो कि किसी ग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? किसी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा के औसत, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली औसत दूरी जो है के घन के समानुपाती होता है। औसत दूरी का मतलब क्या है सर जी? देखिए, ये सूर्य है मान लो, और ये क्या है? एक कोई ग्रह है जो इस मार्ग पर चल रहा है। तो कभी देखो ये ग्रह सबसे अधिक दूरी पर, तो कभी सबसे कम दूरी पर। तो इन सब का क्या है? दूरियों का क्या ले लेंगे? एक औसत ले लेंगे। उस औसत दूरी को ही यहाँ पर कहा गया है, आर कहा गया है। ठीक है, ना तो अधिक दूरी सबसे अधिक दूरी ना ही ली गई है, ना ही सबसे कम दूरी ली गई है। कौन सी दूरी ली गई है? एक औसत दूरी ली गई है। औसत दूरी का जो घन के समानुपाती क्या होता है? आवर्तकाल का वर्ग होता है। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर यहाँ से अगर ग्रह चला है, एक चक्कर ऐसे लगाने के बाद में यहाँ पर पहुँच गया, फिर वापस अपनी पोजीशन पे, उसी स्थिति पर, तो एक आवर्तकाल कहा जाएगा। उसमें कितना टाइम लगा अपने एक आवर्त को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने में। ठीक है, आप लोग जो है कि ग्रह के
कैपलर के तीनों नियम को आप लोग समझ गए हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी बहुत से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम जब लोग क्वेश्चंस करें तो कोई भी दिक्कत हम लोगों को ना आए। ठीक।